यस। अगर हम कल जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था भूसंकर्पित, और उसमें या फिर इंग्लिश में हम उसे कहते हैं ग्राउंडिंग। हमने ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, या फिर आप उसे दूसरा वर्ड दे सकते हो इंग्लिश में, वो है अर्थिंग। इसका कॉन्सेप्ट हमने देख चुके थे। अब हमें जो वर्क करना है वह है दूसरे कॉन्सेप्ट पर, और वो कॉन्सेप्ट है आपके पास चार्जेस के, या फिर चार्ज को अब हम ट्रांसफ़र करना चाहेंगे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, मगर थोड़ा सा हमें यहाँ बदलाव करना होगा। और वो बदलाव होगा कि हमें अब किसी दो वस्तुओं को आपस में टच नहीं करना है। विदाउट टच हमको चार्ज या आवेश को ट्रांसफ़र करना है, स्थानांतरित करना है। और उस टॉपिक को कहा जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है इसे समझते हैं। जब हम प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करते हैं तो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा दो स्फीयर या दो गोला लिया गया है। ये जो दो गोले हैं, इस गोले में हमने नीचे की ओर जो स्टैंड लगा रखा है वो स्टैंड है आपके पास इंसुलेटर का, या फिर आप उसे कह सकते हो प्रतिरोधी। यहाँ पर आपके पास ये दो स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये इंसुलेटर है इंग्लिश में, हिंदी में आप इसे प्रतिरोधी कह सकते हो, जहाँ से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी। हमने दो गोला लिया, गोला ए और गोला बी। ये मेटल या धातु का बना हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं जो धातु होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एक अच्छा चालक होता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रेरण द्वारा आवेशन है, इसका मतलब कि अब हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत ये है कि हम इस दो गोले में चार्ज या इसे आवेशित कर दें। आवेशन हमें लाना है, तो वो हम कैसे लाएंगे? उसके लिए हमें जो प्रक्रिया अपनानी है वो प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब कि बिना इसे टच करे। बिना इसे टच करे अब हम कैसे करेंगे इसे देखिएगा। हमने सबसे पहले दो गोले लिए ए और बी, और इस गोले में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम यहाँ पर इसे चार्ज करें। चार्ज करने के लिए सबसे पहला हमारा जो कार्य रहेगा वो रहेगा कि हम इन गोलों को आपस में टच करके रखे हैं पहले से ही। टच करने का कारण ये है कि आपके पास जब कोई एक गोला चार्ज हो तो दूसरा गोला उससे टच में होने की वजह से ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाना चाहिए। तो इस प्रोसेस को अपनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कार्य किया, वो ये है एक छड़ को हम उसके पास ले आएंगे। और वो जो छड़ यहाँ पर बनी हुई है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये छड़ आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा आवाज है। नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है सबको? हमने देखा कि हमने दो गोले लिए थे, गोले ए और गोले बी, जिसमें कि हमें क्या करना है, हमें इसको चार्ज करना है। माइनस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डिपेंड करेगा, अभी हम देखेंगे। हम इसे चार्ज करना चाहते हैं। चार्ज करने के लिए हमने बोला कि हमें प्रेरण द्वारा आवेशन करना है। इसका मतलब कि अब हमें टच नहीं करना है। इससे पहले हम टच किया करते थे। याद करिए हम क्या करते थे कि आपके पास ये एक रॉड था, उस रॉड में सपोज अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करके हमने दूसरा रॉड लगाया था या छड़ लगाए थे, और इसका ये पॉजिटिव चार्ज जो था यहाँ ट्रांसफर या स्थानांतरित हो गया था, जिसकी वजह से ये प्लस हो गया था। ये हमने देखा था। मगर इस विधि में क्या होता है कि आपके पास पहले छड़ से दूसरे छड़ में ट्रांसफर होने की वजह से या स्थानांतरित होने की वजह से इसके जो आवेश है वो जाहिर सी बात है यहाँ कम हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि वो कहाँ ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पर दूसरे छड़ में, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा था। परंतु अब जो हम अपना रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, इसमें हमारा ये पास में लाया हुआ आवेशित छड़ जो कि पॉजिटिव चार्ज है या फिर धनात्मक चार्ज इसमें लगा हुआ है, यहाँ पर हम क्योंकि यहाँ टच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको गैप क्लियरली दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्योंकि हम यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं, तो अब यहाँ से चार्ज स्थानांतरित नहीं होगा। ये चार्ज यहाँ स्थानांतरित नहीं होगा। बावजूद उसके हमारा जो गोला ए और गोला बी है जो धातु का बना है वो आवेशित हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा या फिर विद्युत आवेशित हो जाएगा। कैसे उसे देखिए। जब हम इस पॉजिटिव चार्ज या फिर प्लस चार्ज या फिर धनात्मक आवेश वाले छड़ को जब हम लाते हैं तो इसके इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, किस में, इस गोले ए में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हो नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन्स और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में, धनात्मक चार्ज के बीच में एक बल
डेवलप होगा, उत्पन्न होगा, और वो बल जो रहेगा वो रहेगा इन दोनों को आकर्षित करने वाला, या फिर आप बोलोगे आकर्षण बल इनके बीच लग रहा है। अब ये जो आकर्षण बल लग रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ देखिए मैं डायग्राम में अलग से बता रहा हूँ। ये आपके पास ए हुआ, ये आपके पास गोला हुआ बी। आपने जैसे ही यहाँ पे एक रॉड लाया पॉजिटिव चार्ज वाला, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस ए स्फीयर में या फिर ए गोले में जो धातु का इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर आकर्षित होने लगे, और इसके एक छोर में, अंतिम छोर में आकर के एकत्रित होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो आकर्षण बल के अंतर्गत है, उसके प्रभाव में है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब सबके सब इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आने लगेंगे, मगर इसके जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब यहाँ आने लगेगा तो उसे ये एहसास होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से अब उन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक और बल उत्पन्न होगा, और वो बल कहलाएगा प्रतिकर्षण बल, या फिर जो उसे दूर भेजेगा, रिपेल करेगा। और प्रतिकर्षण बल होने की वजह से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ओर ट्रांसफर होंगे, स्थानांतरित होंगे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर दो बल काम कर रहा है। पहला बल जो है आपने देखा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के बीच लगने वाला आकर्षण बल या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा बल आपने देखा कि जब यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन्स एकत्रित हो रहे हैं, अब और कोई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आना चाहता है, उस समय एकत्रित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सजातीय हो गए हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण बल का प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स इस ओर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वाइवा में अगर पूछा जाता है कि क्या पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ पे ऑलरेडी एकत्रित हो चुके हैं, अगर उन इलेक्ट्रॉन्स के पास और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की ओर जाएगा तो वो प्रतिकर्षण बल की वजह से दोबारा वापस आ जाएगा। ये आपका उत्तर होना चाहिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने देखा कि आपके पास यहाँ पर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स एकत्रित होते जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि ए गोले का एक छोर नकारात्मक तौर पर आवेशित हो रहा है, तो हमने देखा कि आपका जो गोला बी था वो इनकनेक्ट था। यहाँ देखिए इनकनेक्ट था, टच में था। टच में होने की वजह से, क्योंकि गोला ए और गोला बी ये दोनों के दोनों धातु के बने हुए हैं और ये दोनों कनेक्शन में हैं, तो हमने पिछली क्लास में देखा था एक धातु से दूसरे धातु में आपके पास चार्ज या आवेश स्थानांतरित हो जाता है, और यहाँ पर जो है आपके पास स्थानांतरित होगा। और क्योंकि आपके इस गोला ए के एक छोर में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो चुके, एकत्रित हो चुके हैं, तो उसके विपरीत चार्ज या विपरीत आवेश जो है यहाँ पर एकत्रित होने लगेंगे इसके इस एक्सट्रीम पार्ट में, एकदम आखिरी छोर में बी के। और जाहिर सी बात है वो कौन से चार्ज रहेंगे, वो चार्ज रहेगा आपका प्लस। क्यों? क्योंकि आपके इस ए में इस तरफ कौन से चार्ज दिखाई आपको दिखाई दे रहे हैं या आवेश आपको दिखाई दे रहा है, नेगेटिव, नकारात्मक। इसलिए आपके पास यहाँ पर बी के इस अंतिम छोर में पूरे के पूरे पॉजिटिव आने लगेंगे। ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब ये कब तक चलते रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चार्जों का इस तरीके से एक से दूसरे छोर में एकत्रित होने का कार्य तब तक चलते रहेगा जब तक इनके बीच दो बल में साम्य अवस्था नहीं आ जाता। वो कौन सा बल है? एक बल आपको दिखाई दे रहा है इस पॉजिटिव या धनात्मक चार्ज और इस ऋणात्मक चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आकर्षण का बल। दूसरा आपको इस पूरे एक सिस्टम में, हिंदी में हम इसे कहते हैं निकाय, इस पूरे एक सिस्टम में या इस निकाय में जो हमने दो गोले लिए हैं, कौन से गोले हैं? धातु के गोले हैं, क्योंकि वो आपस में टच है। टच होने की वजह से इनमें यहाँ पर क्योंकि पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ चुका था, नकारात्मक चार्ज आ चुका था, तो ये और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर प्रतिकर्षण बल की वजह से दूर भेज रहा था। तो दूसरा बल हुआ प्रतिकर्षण बल। अब जब तक इस प्रकार के दोनों बलों में साम्य अवस्था नहीं आ जाता तब तक इस तरीके से स्थानांतरण चलता रहेगा। ये आपको नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है।
अब अगर हमने देखा कि अगर आपके पास दो जो स्फीयर्स थे, गोले थे, उसमें कब तक आपके पास चार्जों का स्थानांतरण चल रहा था? चार्जों का जो स्थानांतरण चल रहा था वो चल रहा था जब तक उन फोर्सेस के बीच में क्या डेवलप ना हो जाए। हमने देखा क्या डेवलप ना हो जाए? इक्विलिब्रियम कंडीशन या साम्य अवस्था में वो ना आ जाए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो एक पॉजिटिव चार्ज था, ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज वाला या फिर धनात्मक आवेश को लेकर आया हुआ एक छड़ जब इसके करीब आया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पूरे डेवलप हो गए थे, उत्पन्न हो चुके थे या एकत्रित हो चुके थे। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा? क्योंकि जो दो बल थे वो साम्य अवस्था में आ रहे हैं, एक प्रतिकर्षण बल और एक आकर्षण बल। तब उसके बाद हम हमारे इस छड़ को दूर ले जाएंगे। जैसे ही हम हमारे छड़ को दूर ले जाएंगे, इसके बाद की स्थिति इस तरीके से रहेगी कि आपके पास ये एक गोला ए और ये है आपके पास गोला बी। ये दोनों गोला ए और गोला बी में जो स्थिति बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि ये एक दूसरे को पूरे पृष्ठों पर जमाना चालू करेंगे एक समान, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिफॉर्म कंडीशन में एक दूसरे को जमाना स्टार्ट करेंगे। तो ये ऐसा होने लगेगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, ये एक दूसरे को इस तरीके से पूरे पृष्ठों में जमाना स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म कंडीशन में, एक जैसे कंडीशन में। क्यों? क्योंकि साम्य अवस्था वहां पर आ चुकी है, अब किसी प्रकार के दोनों बलों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इस प्रकार से कुछ क्षण के लिए, क्षणिक भर के लिए आपका गोला ए और गोला बी जो है वो आवेशित हो जाएगा। तो हमने देखा ये आवेशित कब हुआ? जब हमने यहाँ पर एक धनात्मक छड़ को लाया जो आवेशित था, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच लग रहा था और फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर प्रतिकर्षण बल इनकी वजह से लग रहा था, दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, चार्ज की वजह से। ये हुआ, कुछ क्षण के लिए होता है। और जैसे ही आप इस रॉड को या छड़ को बाहर ले जाते हो, इससे दूर ले जाते हो जो कि पॉजिटिव चार्ज था, तब आपके पास आपके ये जो दो गोले हैं, गोला ए और आपके पास दूसरा गोला दिखाई दे रहा है गोला बी, ये दोनों के दोनों गोले पहले की ही तरह साम्य अवस्था में आ जाएंगे। मतलब कि इलेक्ट्रिकली आप इसे बोलोगे न्यूट्रल होना या उदासीन हो जाना। ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब इसमें यहाँ पर देखिए जो चार्ज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आवेशित हुआ दिखाई दे रहा है, अब वो पहले की तरह न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा या इलेक्ट्रिकली विद्युत तौर पर उदासीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके उस सोर्स को हटा दिया है जिसकी वजह से वो आवेशित हो रहा था। किसे हटा दिया? आपके पास यहाँ पे जो चार्ज वाला रॉड या छड़ था उसे आपने दूर कर दिया। तो आपके पास इस कॉन्सेप्ट से एक कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन ये है जो आपको कहना है कि आपने देखा कि आपने इस बार गोले को टच नहीं किया। टच ना करने की वजह से आपके पास यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज में किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंची है। ये आज भी उतना ही चार्ज लेकर के वापस हो गया है। बल्कि कुछ क्षण के लिए हमने देखा था कि गोला ए जो था वो यहाँ नेगेटिव हो गया था और गोला बी जो था वो पॉजिटिव चार्ज हो चुका था या धनात्मक आवेशित हो चुका था। इस तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को जाना कि बिना किसी प्रकार से टच किए भी हम किसी दूसरे वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। और आप इस कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में कहते हो चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, जिसे हिंदी में मैंने आपको इससे पहले नाम बता चुका हूं। अब हम इसके दूसरे रूप को देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम गोले को पहले से टच ना रखें तो क्या होगा। प्रेरण द्वारा आवेशन का दूसरा प्रारूप जो हमें देखना है वो ये है कि अब हम गोले को पहले से टच नहीं रखेंगे। और अगर हमने गोले को पहले से टच नहीं रखा तो क्या होता है,
कैसी स्थिति बनती है उसे देखते हैं। दूसरे कंडीशन में हमने क्या किया कि हमारे पास जो गोला है उसी गोले को हम लेकर के अपने पास आएंगे और हमने उन गोले को थोड़ी सी दूरी में रखा, और जब हमने इन गोले को थोड़ी सी दूरी पे रखा और पुनः हमने उस छड़ को करीब लाए जो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, प्लस चार्ज वाला है या फिर धनात्मक आवेशित है ये, इसकी वजह से फिर से यहाँ पर एक बल लगेगा जो कि आकर्षण बल रहेगा, और इस गोला ए में, इस गोले ए में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, वो आकर्षित होने लगेंगे और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज के तौर पर एकत्रित हो जाएंगे। परंतु क्योंकि हमने देखा अब हमारा जो गोला बी है वो उससे टच पर नहीं है, टच पे ना होने के बावजूद भी, ये गोला बी टच में ना होने के बावजूद भी इस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर जमा होते जा रहा है और आप जानते हो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर भी ट्रांसफ़र होगा। क्यों ट्रांसफ़र होगा, क्यों स्थानांतरित होगा? क्योंकि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहले से ही गोले ए के इस छोर में पहले से ही जमा हो चुके हैं, एकत्रित हो चुके हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, जिसके प्रभाव की वजह से यहाँ पर इसके पास जो आपके पास गोला बी है वो धनात्मक चार्ज में आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, आवेशित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिपेल भी कर रहे हैं जिसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, तो उसके अपोजिट चार्ज यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगे और इस प्रकार से गोला बी जो है वो आवेशित हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के तौर पर। अब हम क्या करेंगे, इस छड़ को हम दूर ले जाएंगे इसे। अगर हम इसे दूर ले जाते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही हम इस सोर्स को दूर ले जाते हैं तो आप देखोगे कि आपका जो मेन सोर्स था वो मेन सोर्स आपका दूर हो चुका है, और जैसे ही आपका यहाँ पर मेन सोर्स दूर हो जाएगा उस समय आपके पास अब वो जो दो गोले हैं, गोले ए और गोले बी, उनमें जो चार्ज आवेशित हो चुका है, जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है गोला ए और गोला बी, वो अपने आप को एक दूसरे को एकत्रित जो हो चुके थे, एक एक्सट्रीम लेफ्ट साइड था और एक एक्सट्रीम राइट साइड था, जो ए के पूरे एक ओर था और बी के दूसरी छोर पे था, वो एक दूसरे को यूनिफॉर्म कंडीशन में एक जैसे रूप में मिलाना चालू करेंगे, पृष्ठों में फैलना चालू करेंगे और ये इस वजह से एक दूसरे के करीब आएंगे, जो आपके पास यहाँ म्यूचुअल प्रभाव, एक दूसरे का प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास रॉड था, जो पॉजिटिव छड़ थी, उसे आपने क्या कर दिया, दूर कर दिया, तो अब ना तो कोई प्रतिकर्षण बल लग रहा है और ना ही कोई आकर्षण बल लग रहा है, मगर जो ये गोला ए और गोला बी जो आवेशित हो चुका था उसमें जो चार्ज आ चुके थे वो एक दूसरे को न्यूट्रल करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना चाहेंगे, उदासीन करना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के करीब आएंगे तभी न्यूट्रल हो पाएगा। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस 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 माइनस, और ये आपके पास प्लस प्लस चार्ज, यहाँ पर आपके पास प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहते हैं। उसके पश्चात जैसे ही ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहेंगे तो ये अब अपने पूरे पृष्ठों में धीरे धीरे फैलते चले जाएंगे। जब ये फैलते चले जाएंगे तो आपके पास जो कंडीशंस आएगी वो इस तरीके से आएगी कि अब क्योंकि आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड नहीं है, पॉजिटिव चार्ज वाली छड़ ना होने की वजह से अब ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपके दो गोले में आपको दिखाई दे रहा था वो पूरे पृष्ठों में अपने आप को फैला लेंगे। क्यों फैला लेंगे? क्योंकि हमने क्या किया, हमने इस गोला ए और गोला बी जो आपस में पहले पास में थे उसमें अब हम दूरी बनाते जाएंगे। क्यों दूरी बनाते जाएंगे? अगर हम दूरी नहीं बनाएंगे तो इस गोला ए का नेगेटिव चार्ज और इस गोला बी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को न्यूट्रल भी कर सकते हैं, और जैसे ही हम इनके बीच की दूरियां बढ़ा देंगे तो इनके बीच लगने वाला जो बल था वो निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय होने पर क्योंकि हमने इनके बीच की दूरी बढ़ा दी है, अब ये दूरी बढ़ चुका है तो वो बल इनके बीच काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास अब गोला ए जो है वो पूर्णतः पूरी तरीके से नकारात्मक चार्ज के साथ है या नेगेटिव चार्ज है या फिर नकारात्मक आवेशित हो चुका है, और बी जो है पूर्णतः
पॉजिटिव चार्ज के साथ या फिर धनात्मक आवेशित हो चुका है। और हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई वस्तु, जैसे यहाँ पे गोला ए मेटल या धातु का बना हुआ है, गोला बी आपके मेटल या धातु का बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये अपने पृष्ठों में पूरे के पूरे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, बांट लेगा एक रूपता ला करके, यूनिफॉर्म कंडीशन में, जो कि चालक का अपना गुण होता है या उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को या विद्युत धारा को अपने से पास होने देता है। और इस प्रकार से हमने देखा प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब कि बिना हमने टच किए, यहाँ पे अब हमने टच नहीं किया, उसके बावजूद आपने देखा कि गोला ए और गोला बी जो पहले न्यूट्रल कंडीशन में था, उदासीन था इलेक्ट्रिकली विद्युत तौर पर, वो अब चार्ज या आवेशित हो चुका है। इससे हमें एक प्लस पॉइंट ये पता चलता है कि अगर हम बिना टच करे या फिर अगर हम प्रेरण द्वारा आवेशन करवाते हैं तो आपके पास किसी भी प्रकार से चार्ज की या फिर आवेशन की हानि नहीं होती है, क्षति नहीं होती है। वो पहले वाले वस्तु में एज इट इज़ बना रहता है, सिर्फ उसके प्रभाव से आपके पास दूसरे वस्तु में आवेशन हो जाता है। तो यह था प्रेरण द्वारा आवेशन। और अगर हम टच करते हैं तो उसमें आप वाइवा में आंसर दे सकते हो कि सर अगर हम इसी छड़ को टच कर देते तो भी वो गोला ए और गोला बी चार्ज हो जाता, आवेशित हो जाता, परंतु सर उस छड़ से कुछ आवेशन जो पॉजिटिव चार्ज थे वो स्थानांतरित हो जाते हैं। इसलिए हमने प्रेरण द्वारा आवेशन किया, क्योंकि हम उस छड़ में किसी भी प्रकार के चार्ज की या आवेशन की क्षति, आपके चार्ज की या आवेश की क्षति नहीं चाहते थे। तो यह था आपके पास प्रेरण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक इससे रिलेटेड आता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई धातु का गोला दिया गया है और वो ये कह रहा है कि आपको इसे पॉजिटिव चार्ज करना है, आपको इसे धनावेश करना है, तो आप कैसे करोगे? आपका सीधा साधा आंसर रहेगा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन आप करते वक्त किस प्रकार के जो स्टेप्स है वो अपनाओगे? जो सबसे पहला स्टेप आपके पास आता है वह यह है कि आपके पास एक गोले को लेना होगा जो कि धातु का बना हो। धातु का बना हो गोला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो धातु जो होता है एक अच्छा चालक होता है, इसलिए हमने पुनः एक गोला लिया जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वो धातु का बना हुआ है और उसके नीचे हमने प्रतिरोधी लगा रखे हैं या इंसुलेटर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस अराइज करे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर आपके वाइवा में, तो आप ये कहोगे अगर हम यहाँ पर ये प्रतिरोधी नहीं लगाए रखते या इंसुलेटर अगर हम नहीं लगाते तो आपके पास इस चार्ज्ड जो बॉडी रहती, बाद में जो चार्ज हो जाएगा वहाँ से आपके पास जो चार्ज है या फिर धना आवेश या आवेश है वो ग्राउंड में धरती की ओर चले जाता, जो हमने कल पढ़ा था भूसंकर्पण या भूसंकर्पित करना। इस वजह से हम इसके स्टैंड को एक अधातु का प्रयोग करेंगे जो प्रतिरोधी रहेगा या फिर अच्छा चालक नहीं रहेगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं। धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेश कर सकते हैं? सीधा साधा आंसर आपका, आपने जो अभी कॉन्सेप्ट समझा था प्रवेशन या फिर इंडक्शन बाय चार्ज, उसके द्वारा प्रोसेस देखते हैं। आप क्या करोगे? अब आप उस गोले के निकट समीप एक दूसरे चार्ज को लेकर के आओगे और वो जो चार्ज रहेगा वो नेगेटिव चार्ज रहेगा या नकारात्मक आवेश रहेगा जो कि एक छड़ पर लगा हुआ है या फिर छड़ उस नेगेटिव चार्ज के साथ है। वो जैसे ही इस गोले के करीब आएगा, आप जानते हो इन दोनों के बीच एक बल उत्पन्न होगा और वो बल कहलाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल। वो आकर्षण बल किन दोनों के बीच लगेगा? तो आपके पास उत्तर होना चाहिए इस छड़ से आया हुआ नेगेटिव चार्ज या माइनस चार्ज या फिर ऋणात्मक आवेश और इस गोले में जो आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स थे। अब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो
किस ओर जाने लगेगा? दूसरी ओर। क्यों? क्योंकि दूसरी ओर इसलिए जा रहा है, आप जानते हो आपके पास प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों प्रतिकर्षण बल लगेगा? क्योंकि जो छड़ था वो नेगेटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है या ऋणात्मक आवेश होता है। जब ये इस ओर जाने लगा तो आप जानते हो गोला ए या उस गोले के इस ओर, अगर हम इस ओर की बात करेंगे तो इसके इस अंतिम छोर की ओर, आपके लेफ्ट हैंड साइड की ओर कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है तो जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसलिए आपको यहाँ पर प्लस चार्ज दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और इसलिए अब क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है और इस छड़ में नेगेटिव चार्ज है या नकारात्मक आवेश है, तो इनके बीच जो बल उत्पन्न हो रहा है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आकर्षण बल, जिसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एकत्रित होने लगेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, किसके? इस दिए हुए गोले के। और हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरत क्या है। प्रश्न कह रहा है कि आपको गोले को धनावेश करना है, आपको उस गोले को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं रखना है। इसका मतलब हमें इस नेगेटिव चार्ज को यहां से हटाना होगा। हम कैसे हटाएंगे, इस स्टेप की ओर ध्यान देते हैं। अब आप देखेंगे कि क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है वो उस छड़ की वजह से है, तो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी ज़रूरत है कि हम नेगेटिव चार्ज को वहाँ से हटा दें। क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज को हटाना चाहते हैं, इस वजह से अब हम क्या करेंगे, आपके पास इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए हमने भूसंकर्पण का प्रयोग किया। हमने क्योंकि भूसंकर्पण का प्रयोग किया तो हम एक चालक या फिर एक रॉड को लेकर ग्राउंडेड कर देंगे, अर्थ में लगा देंगे। क्योंकि हम ग्राउंडेड या अर्थ में लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर अब एक्स्ट्रा जो चार्ज था वो एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ चले जाएगा, वो चले जाएगा भूमि की ओर। क्योंकि आपके पास ये एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो भूमि की ओर चला जाएगा, इस वजह से आप यहाँ देखोगे कि आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज है या ऋणात्मक आवेश है वो भूमि की ओर चला जाएगा। क्योंकि भूमि भी एक चालक होता है और आपने जो लोहे की छड़ लगा रखे हैं वो भी एक चालक होता है। इस वजह से अब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज या प्लस चार्ज बचेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था वो भूमि की ओर जा चुका है, आपने भूसंकर्पण कर चुका है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपने देखा कि आपके पास चार्ज नेगेटिव तो जा चुका है, अब आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम उस छड़ को, जिस छड़ की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या प्लस चार्ज डेवलप हुआ था, इस छड़ को बाहर की ओर ले जा लेंगे, दूर ले जाएंगे, जो नेगेटिव चार्ज लेकर के आया था। जैसे ही अब हम इसे दूर ले जाएंगे तो इस गोले में आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो एक ओर एकत्रित था वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा, बांटने लगेगा पूरे के पूरे पृष्ठों में। जब ये पूरे के पूरे पृष्ठों में अपने आप को बांटने लगेगा, क्यों? क्योंकि गोला जो है एक चालक है और चालक का ये गुण होता है कि वो अपने आप में पूरे चार्ज को पूरे पृष्ठों में बांट देता है, एक रूपता बनाए रखकर। तो इस प्रकार से आपका ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज में दिखाई देने लगेगा और हमारे इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर भी आ जाएगा। और इसलिए आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि अब हमारा जो गोला है वो पूर्णतः पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। तो यह था आपके पास धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे हम धनावेश कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब हम इन आवेश, जो हम विद्युत आवेश की जो बात करते हैं, इस विद्युत आवेश में हम इनके गुणों की बात करेंगे, हम इनके प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और विद्युत आवेश के जो मूल गुण हैं, उस मूल गुण में जो सबसे सर्वप्रथम पहला गुण होगा वो यह है कि यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उस कंडीशन में इसे जो कहते हैं वो है बिंदु आवेश। ये क्या कह रहा है, इसे समझते हैं।
आपके स्क्रीन में जो डेफिनेशन या परिभाषा दिखाई दे रही है वो यह कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया है और इसे मैंने क्यू डैश नाम दिया। अगर इनके बीच की दूरी, अगर इनके बीच की ये जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा हो अगर इनके बीच की दूरी, तो ये जो चार्ज है ये ऑटोमेटिकली आपको एक बिंदु चार्ज की तरह कार्य करेगा। ये एक बिंदु चार्ज की तरह कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इनकी बीच की जो दूरी है वो इतनी बढ़ा दी है कि इस चार्ज का जो अपना साइज है वो खुद में नगण्य रहेगा तुलनात्मक तौर पर। तब हम बोलेंगे कि वो बिंदु आवेश है। और यह परिभाषा आपको याद रखनी है, कई बार आपके वाइवा में पूछ दिया जाता है या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब हम चलते हैं इन विद्युत आवेश के मूल गुण या फिर इनके एक्चुअल प्रॉपर्टी की ओर। इनका अगर एक्चुअल प्रॉपर्टी देखा जाए तो सबसे पहले दिया गया है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास हम किसी निकाय की अगर बात करें, अगर हम किसी निकाय की बात करें तो उस निकाय में जितने भी चार्ज या आवेशन हो चुका होगा किसी बॉडी में या वस्तु में, उन आवेशन को हम जोड़ सकते हैं। कैसे, उसे देखते हैं। आपके पास आवेशों की योज्यता, इसका मतलब यदि किसी निकाय में दो बिंदु आवेश है तो निकाय का जो कुल दो बिंदु, मतलब कि जैसे हमने देखा Q1 और Q2, तो कुल आवेश को हम बीजगणित के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? अगर आपके पास Q1 और Q2 दो चार्ज हैं और वो ये कह रहा है कि आपके दिए हुए निकाय में या दिए हुए वस्तु में टोटल चार्ज कितना हुआ, कुल चार्ज, तो सीधा आप जोड़ दोगे Q1 और Q2 और वो बीजगणितीय के हिसाब से जुड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है आवेशों का जो वास्तविक संख्याओं या फिर आवेश द्रव्यमान की भांति ही आदिश राशि होता है। आपके पास यहाँ पर एक बात जो याद रखना है इस डेफिनेशन से, वो ये कहता है कि मान लीजिए अगर मैं किसी इस वस्तु की बात कर रहा हूँ, इस गोले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है और मान लीजिए आपको इसे जोड़ना है तो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप टोटल चार्ज निकालते वक्त बताओगे, मान लीजिए +1 है और ये आपके पास -1 है, तो आप बताओगे +1 और -1। इस तरीके से आप नॉर्मली जोड़ लोगे। हालांकि ये यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है उसका भी कारण है क्योंकि एक निकाय में या आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो होता है वो हमेशा 0 माना जाता है साम्य अवस्था में, इसलिए मैंने +1 और -1 लिया हूँ। तो इस तरीके से आप इसे जोड़ सकते हो बीजगणितीय के आधार पर। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि आवेश जो है वो द्रव्यमान, इन इंग्लिश इसे हम कहते हैं मास, इन इंग्लिश इसे कहा जाएगा मास, द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। अदिश राशि है क्यों कहा रहा है? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि आपके पास यहाँ पर इसका डायरेक्शन नहीं बताना है। जैसे द्रव्यमान जो होता है वो एक अदिश राशि होता है, आपको वहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताना होता। परंतु ध्यान रखिएगा जब हम आवेशों की बात करते हैं, आवेशों की जब हम बात करते हैं तो वो माइनस भी हो सकता है, जैसे -2, या फिर वो +2 भी हो सकता है। परंतु जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, जैसे कि 2 kg या 3 kg। तो इसका जो द्रव्यमान या मास होता है किसी वस्तु का वो हमेशा धनात्मक होता है, ये हमें याद रखना है। मगर जब हम दो चार्जों की बात करते हैं तो वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। इसलिए विशेष तौर पर जब हम किसी चार्जों को जोड़ेंगे, आवेशों को जोड़ेंगे किसी वस्तु का, तो हमें ध्यान देना होगा कि हम उनके चिन्हों के साथ जोड़ें, जैसे -1 +2, इस प्रकार से जोड़ करके आपके पास +1 टोटल चार्ज आएगा। इस बात का ध्यान देना है जो ये नियम कह रहा है, आवेशों की योज्यता। नेक्स्ट, आवेश का द्रव्यमान की भांति परिमाण होता है, जो मैंने आपको बता दिया, परंतु दिशा नहीं होती। इसलिए हम प्लस और माइनस जो उनकी चार्जेस हैं उसके चिन्हों के साथ लेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन में दिखाई देगा वो ये किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है सदैव धनात्मक होता है, ये भी मैंने आपको समझा चुका हूँ, जबकि आवेश या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है, आवेश का जो योग करते समय हमें उपयुक्त चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, इस चीज़ को भी क्लियर आपको बताया जा चुका है। अब हम देखते हैं विद्युत आवेश के दूसरे मूल गुण पर, और दूसरा जो मूल गुण है हमारे पास वो यह है कि किसी निकाय में या फिर किसी वस्तु में
टोटल जब हम चार्जों को या आवेशों को लेते हैं तो वो संरक्षित होता है। कैसे संरक्षित होता है? जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक वस्तु जितना आवेशन हुआ है या जितना आवेश प्राप्त किया है उतना ही दूसरे वस्तु पर ट्रांसफ़र हो जाता है या स्थानांतरित होता है। वो हमने किस तरीके से देखा था, याद करिए। जब हमने किसी रॉड को इस तरीके से, अगर ये एक रॉड है जिसे हम किसी इस कपड़े में रगड़ रहे हैं तो रगड़ने की वजह से अगर इस छड़ में पॉजिटिव चार्ज आया है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज आपके इस कपड़े में या सिल्क के इस टुकड़े में आएगा। ये वो पॉइंट कहना चाहता है कि उतना ही आवेशन होगा। और ये हुआ क्या? ये एक्चुअल में ट्रांसफ़र हुआ, मतलब कहीं ना कहीं हानि होती है। और अगर हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है तो आप जानते हो हम कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? इंडक्शन बाय चार्ज, ठीक है, प्रवेशन विधि हम अपनाते हैं। तो ये वो कह रहा है जितना आवेश प्राप्त होता है उतना ही आवेश वहाँ खो देता है। नेक्स्ट, अगर हम विद्युत आवेश को संरक्षित है हम कैसे बोलेंगे? तो उस कंडीशन में आप ये देखोगे कि अगर आपके पास प्लस और माइनस, अगर हम उन दोनों बॉडी को जोड़ दिया जाए, प्लस और माइनस दोनों चार्ज को ले लेते हैं तो एक्चुअल में आपके पास क्या प्राप्त होगा? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और अगर हम पूर्णतः अगर हम उसे ले लेते हैं तो हम जानते हैं वो टोटल क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज और प्लस चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। और इस तरीके से हम बोलेंगे कि वो संरक्षित है। जैसे आपने देखा कि आपके पास ये एक रॉड था, छड़ था, जिसे पॉजिटिव चार्ज बना दिया गया इस कपड़े या सिल्क के इस टुकड़े में रगड़ने के बाद। और अगर हम इन दोनों को एक निकाय में ले, आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम इसे लेते हैं तो ये प्लस और ये माइनस क्या देगा? ये प्लस और माइनस ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू देगा। और क्योंकि ये ज़ीरो दे रहा है यहाँ पर, ये क्योंकि ज़ीरो दे रहा है इसलिए आप बोलोगे कि ये आपके पास संरक्षित है, ये आपके पास संरक्षित है एक निकाय में। जैसे कि अगर हम बात करें किसी सिस्टम में या आइसोलेटेड सिस्टम में या निकाय में या किसी प्रकृति को अगर देखें तो एक न्यूट्रॉन से आपके पास मान लीजिए एक प्रोटॉन मिला और